ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र पाठक, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, आज आपके बीच उपस्थित हूँ और आज हम साहित्य का इतिहास दर्शन पत्र के अंतर्गत साहित्य के इतिहास की अवधारणा पर बात करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप साहित्य के इतिहास का स्वरूप समझ पाएंगे, साहित्य के इतिहास की सार्थकता को समझ पाएंगे, साहित्य का इतिहास और समाज का इतिहास के बीच जो संबंध होता है उसे जान पाएंगे और साहित्य के इतिहास से अतीत और वर्तमान का संबंध जान सकें। 1845 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की किताब जर्मन विचारधारा का प्रकाशन हुआ था और उस किताब में मार्क्स ने इतिहास की एक परिभाषा दी थी। उन्होंने लिखा था इस किताब में कि हम सिर्फ एक ही विज्ञान का नाम जानते हैं और वह विज्ञान है इतिहास का विज्ञान। इतिहास को दो तरफ से देखा जा सकता है और उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है प्रकृति का इतिहास और दूसरा मनुष्यों का इतिहास। ये दोनों हिस्से अविभाज्य हैं क्योंकि जब तक मनुष्यों का अस्तित्व है तब तक प्रकृति का इतिहास और मनुष्य का इतिहास एक दूसरे पर निर्भर है। प्रकृति का इतिहास यहाँ विचार का विषय नहीं है, बल्कि हमें मनुष्यों के इतिहास की परीक्षा करनी है, क्योंकि सभी विचारधाराएं या तो इसी इतिहास की भ्रामक अवधारणा है या फिर इसे अमूर्तन का शिकार बनाती हैं। विचारधारा अपने आप में इतिहास का एक पहलू मात्र है। इतिहास, मनुष्य, प्रकृति और विज्ञान। आप देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह से इन चारों के बीच के द्वंद्वात्मक संबंध को समझने की कोशिश की है। इतिहास बड़ी चीज है, प्रकृति बड़ी चीज है, विज्ञान बड़ी चीज है। इसमें सबसे बड़ी चीज प्रकृति है। इतिहास और विज्ञान का नाम दूसरे तीसरे पर आ सकता है और सबसे छोटी चीज पहले जो मानी जाती थी वह था मनुष्य। मनुष्य इतिहास से भी छोटा, प्रकृति से छोटा, विज्ञान से छोटा। कार्ल मार्क्स ने अपनी इस व्याख्या में, इतिहास की अपनी इस व्याख्या में सबसे केंद्र में मनुष्य को लाने का काम किया है। प्रकृति मनुष्य के लिए है, विज्ञान मनुष्य के लिए है, इतिहास मनुष्य के लिए है। प्रकृति और विज्ञान के बीच, प्रकृति और विज्ञान के साथ मनुष्य के बीच जो विषय आ सकता है, जो दृष्टिबोध आ सकता है, वह इतिहास है। मार्क्स ने इतिहास की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव और दुनिया को समझने जानने के रूप में, एक अनुशासन के रूप में विकसित होने में इतिहास को किस तरह का संघर्ष का सामना करना पड़ा, इस पर भी विचार किया है। प्रकृति, विज्ञान, मनुष्य, इतिहास और विचारधारा के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश उन्होंने डाला है और यह भी दिखाया है कि इतिहास और विचारधारा के अनिवार्य संबंध को जिस तरह से देख रहे थे वे उसी आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि दार्शनिकों ने इस दुनिया की अलग अलग तरह से व्याख्या की है। सवाल सिर्फ व्याख्या का नहीं है, सवाल इसे बदलने का है। इतिहास में परिवर्तन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए साहित्य के इतिहास पर विचार करने के क्रम में जो बात सामने आती है उसका संबंध मनुष्य और उसके द्वारा निर्मित समाज से साहित्य के संबंध को लेकर है। जिन लोगों ने कभी साहित्य को आकाश और पाताल की देन माना था, उनके लिए न तो इस संबंध पर विचार करने की जरूरत है
और न ही उसके लिए किसी इतिहास की जरूरत है। यही कारण है कि सामाजिक इतिहास से लेकर राजनीतिक और आर्थिक इतिहास होते हुए अलग अलग अनुशासनों के इतिहास में मनुष्य विरोधी और समाज विरोधी शक्तियों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साहित्य के इतिहास में यही काम कलावादियों ने किया। उन्हें साहित्य से समाज के संबंधों पर कोई भरोसा नहीं था, इसीलिए वे साहित्य के किसी इतिहास की न तो जरूरत समझते थे और न ही इसकी किसी संभावना पर विचार करने की जरूरत समझते थे। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने इस इतिहास विरोधी साहित्य चिंतन पर विचार किया है और उन्होंने लिखा है कि पिछले 40-50 वर्षों में इतिहास विरोधी साहित्य चिंतन के जो प्रमुख सिद्धांत और सिद्धांतकार आलोचना के क्षेत्र में आए हैं वे मूलतः रूपवादी ही। इसी संदर्भ में उन्होंने आधुनिक काल के कुछ प्रमुख इतिहास विरोधी आलोचना सिद्धांतों की चर्चा की है, जिसमें प्रभाववादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, नई समीक्षा, मिथकी आलोचना, आदिबिंबात्मक आलोचना, संरचनावाद और संरचनावादी आलोचना, शैली वैज्ञानिक आलोचना, सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना प्रमुख है। सन 1970 ईस्वी में नई समीक्षा के प्रवक्ता एलन टेटे ने साहित्य के इतिहास की निरर्थकता को सिद्ध करने में अपना पूरा जोर लगा दिया था। वे साहित्य के रूप के चिंतक थे। चिंतक न कहिए, आराधक और पूजक कहिए, और जो चीज इस रूप की आराधना में काम नहीं आती वह आलोचना का विषय भी नहीं हो सकती, ऐसा उनका विचार था। रूपवादी समीक्षा के इतिहास विरोधी चिंतन के वे सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में उभरे। साहित्य के इतिहास विरोधी इस वातावरण में रेने वेलेक ने साहित्य के इतिहास के पक्ष में रूपवादी समीक्षा की इतिहास विरोधी धारणा का खंडन करते हुए लिखा था कि रूपवादी समीक्षा के अनुसार कला रूप स्वायत्त होते हैं। नई कविता और नए चित्र पुरानी कविता और पुराने चित्रों से पैदा होते हैं, न कि नवीन रचना परिवेश से रचना में प्रवेश, अंतर्वस्तु या अनुभूति की नवीनता से और रूप की मौलिकता उत्पन्न नहीं होती। साहित्य के इतिहास के प्रयोजन पर विचार करते हुए रेने वेलेक ने इसे साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास की पहचान के साथ जोड़ा था। रेने वेलेक सिर्फ साहित्य के इतिहास की अवधारणा का विरोध करने वाले को साहित्य के इतिहास का प्रयोजन बताने वाले आलोचक नहीं थे, बल्कि वे साहित्य के इतिहास को कितना जरूरी मानते थे इसका प्रमाण 8 भागों में लिखी हुई उनकी किताब आधुनिक आलोचना का इतिहास भी है। अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने इस किताब के अंतिम 2 भागों को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए बोलकर पूरा कराया था। वे केवल साहित्य के इतिहास के सैद्धांतिक समर्थक नहीं थे, बल्कि उन्होंने साहित्य के इतिहास को जिस शिद्दत से लिया था वह साहित्य के इतिहास लिखने वाले और पढ़ने वालों के ध्यान में रहना चाहिए। साहित्य का इतिहास लिखना कितना जरूरी काम होता है यह भी उनका यह प्रयास बताता है। किसी भी प्रकार के साहित्य की आलोचना या उस पर वस्तुगत ढंग से विचार करने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किस कालखंड में उक्त साहित्य की रचना हुई और अपने समकालीन साहित्यिक एवं कला माध्यम के साथ उसके संबंध किस प्रकार थे। मूल्यांकन के लिए आलोचक को यह जानकारी बुनियादी आधार प्रदान करता है। यदि किसी आलोचक को आलोच्य साहित्य के इतिहास की ठोस जानकारी नहीं है तो वह सिर्फ भावनात्मक रूप से साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता। साहित्य को महज आस्वाद, भावयाद और रूपवाद की वस्तु मात्र होने से बचाने का कार्य साहित्य के इतिहास की ठोस अवधारणा के द्वारा ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में
हम जी हटमैन के उस वक्तव्य को याद कर सकते हैं कि साहित्य का इतिहास एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में ही नहीं बल्कि साहित्य की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। जी हटमैन साहित्य के इतिहास को साहित्य का रक्षा कवच मानते हैं। मैनेजर पांडे ने नई समीक्षा द्वारा निर्मित इतिहास विरोधी मान्यता पर विचार करते हुए लिखा है कि नई समीक्षा की आलोचना दृष्टि को स्वीकार करने के बाद साहित्य की इतिहास की संभावना समाप्त हो जाती है और अगर कोई इतिहास बनता है तो वह स्वतंत्र स्वायत्त परस्पर विच्छिन्न रचनाओं की श्रृंखला मात्र होगा। उसे सब कुछ कहा जा सकता है लेकिन इतिहास नहीं कहा सकता। नई समीक्षा ने इतिहास और आलोचना के अलगाव को चरम तक पहुंचा दिया। नई समीक्षा आलोचना के उस द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का दुश्मन है जिसके अनुसार साहित्य और समाज की कलात्मक संवेदनशीलता और सामाजिक संवेदनशीलता की परस्पर संबद्धता से इतिहास विवेक उत्पन्न होता है। इतिहास की अवधारणा के विरोध में खड़े आलोचना के जिन स्कूलों की उन्होंने चर्चा की है उसको देखते हुए लगता है कि वह चाहे फ्रायड हो या लेवी स्ट्रास, जिनकी वजह से क्रमशः मनोवैज्ञानिक और मिथकी आलोचना के सिद्धांत विकसित हुए, या फिर अन्य वे सभी आलोचना सिद्धांत मार्क्सवाद के विरोध में पुष्पित और पल्लवित हुए। इतिहास के अंत का ढोल बजाने वाले फ्रांसिस फुकुयामा भी उसी की एक अगली कड़ी है। इतिहास के अंत की घोषणा जिस तरह से की गई उसे दुनिया के अंत की तरह प्रचारित किया गया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक ध्रुवी अमेरिकी वर्चस्व के प्रतीक बने इस चिंतन ने ठीक उस समय इतिहास के अंत की घोषणा की जिस समय पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों का अंत हो रहा था। सन 1989 में एक लेख के रूप में शुरू हुआ इतिहास का अंत सन 1992 में एक किताब के प्रकाशन के रूप में हुआ। इस किताब में फ्रांसिस फुकुयामा ने एक बहुत दिलचस्प बात की है। उन्होंने लिखा है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह सिर्फ शीत युद्ध का अंत नहीं है और न सिर्फ युद्धोत्तर इतिहास की एक खास अवधि का अंत है बल्कि यह इतिहास का भी अंत है। ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य जाति की वैचारिक उत्पत्ति का भी अंत है। मानवीय राज व्यवस्था के रूप में यह पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र का वैश्वीकरण है। फ्रांसिस फुकुयामा यहाँ सिर्फ कार्ल मार्क्स की उस अवधारणा का ही खंडन नहीं करते जहां उन्होंने पूंजीवाद के ऊपर साम्यवाद की जीत को एक इतिहास के अंतिम स्वर के रूप में देखा था, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण संदर्भ मनुष्य इतिहास और विचारधारा का वह संबंध और संदर्भ है जिसकी चर्चा उस लेख की शुरुआत में ही कार्ल मार्क्स के उदाहरण के रूप में हो चुकी है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा के संदर्भ में कार्ल मार्क्स से लेकर फ्रांसिस फुकुयामा तक की चर्चा का आशय यहाँ यह है कि साहित्य के इतिहास में विचारधारा की स्थिति और इतिहास लेखन के दृष्टिकोण के स्वरूप के विशेष महत्व है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने इसी संदर्भ में विचार किया है और लिखा है कि साहित्य के कला के वस्तु तत्व और रूप के विकास में विचारधारा की भूमिका मार्क्सवाद विरोधी चिंतक अस्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ मार्क्सवादी आलोचक मूल्य के निर्धारण में विचारधारा की महत्ता स्वीकार करते हुए भी एक तरह के असमंजस से आक्रांत प्रतीत होते हैं। रचनाकार की विश्व दृष्टि या विचारधारा और रचना के कलात्मक ज्ञानात्मक मूल्य के बीच संबंध की समस्या निश्चय ही जटिल समस्या है जिसका सरलीकृत समाधान संभव नहीं है। यह सही है कि सिर्फ विचारधारा के आधार पर साहित्य की कोई भी विधा संभव नहीं है। ठीक उसी तरह सिर्फ विचारधारा के आधार पर साहित्य का इतिहास भी संभव नहीं है। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों में राहुल सांकृत्यायन, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और मैनेजर पांडे ने साहित्य का कोई मुकम्मल इतिहास नहीं लिखा। यह उन पर एक आरोप है।
ये सभी आलोचक साहित्य के ज्ञान और विचारधारा की शक्ति से लैस हैं। उनकी इसी शक्ति ने उन्हें हिंदी साहित्य के अलग अलग विधाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। उनके कामों को मिलाकर हिंदी साहित्य का एक मुकम्मल इतिहास लिखा जा सकता है। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए सिर्फ प्रबंधकीय तैयारी अपनी जगह पर है, पर उससे उन प्रयासों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए जो लेखों के संग्रह के रूप में हमारे बीच हैं। ऐसे कई प्रयास इतिहास का आभास देने वाली किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा सार्थक हैं। साहित्य के इतिहास से उसके अतीत और वर्तमान के संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। प्रोफेसर महेंद्र पांडे ने ही इस संबंध में लिखा है कि इतिहास मूल्यतः मूल्यांकन परक होता है। प्रश्न यह है कि अतीत की रचनाओं का मूल्यांकन अतीत के अनुभव के रूप में किया जाए या वर्तमान के अनुभव के रूप में। कलात्मक अनुभव को शाश्वत अनुभव के रूप में परखा जाए या नए अनुभव के रूप में। रचना का मूल्यांकन रचनाकालीन संदर्भ में हो या समकालीन संदर्भ में। इन प्रश्नों में कलाकृति के अतीत और वर्तमान के रचना काल और आस्वादन की एकता और अंतर्विरोध की व्यंजना होती है। आलोचक इतिहासकार रचना के अतीत और वर्तमान को, उसके सृजन और आस्वाद को एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकता। रचना के केवल अतीत की मीमांसा करना विधेयवादी इतिहास की कमजोरियों का शिकार होना है, और रचना के केवल वर्तमान को या उसके वर्तमान आस्वाद्य रूप की मीमांसा करना नई समीक्षा की प्रवृत्ति को स्वीकारना है। रचना की उत्पत्ति और उसकी वर्तमान सार्थकता दोनों पर विचार करना इतिहास का उद्देश्य है। प्रोफेसर महेंद्र पांडे के इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि विधेयवाद और नई समीक्षा दोनों से बचते हुए ही एक संतुलित इतिहास दृष्टि का विकास संभव है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की अवधारणा से अलग नहीं है, बल्कि वह उससे जुड़ी हुई है और दोनों के बीच एक सजीव संबंध है। आप याद रखें कि दुनिया के हर देशों के इतिहास में साहित्य के इतिहास तभी संभव हुए हैं जब उस देश में अपनी भाषाओं के अस्तित्व को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अपने देश में मौजूद है। न सिर्फ हिंदी बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उस दौर में लिखे गए जब देसी भाषाओं के लिए साम्राज्यवाद ने किसी तरह के स्पेस की जरूरत नहीं समझी थी। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन पर विचार करें और उसके प्रारंभिक इतिहास को देखें तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आएगी कि वे सभी प्रारंभिक इतिहासकार, जो भले ही साम्राज्यवादी मन मिजाज न रखते हों, लेकिन उन्हीं देशों के नागरिक हैं जिन देशों का साम्राज्यवाद देश में मौजूद है, मसलन फ्रांस और ब्रिटेन। वे हमारे साहित्य को जिस रूप में देख रहे थे या देखना चाह रहे थे, उसकी सीमाओं की पहचान करते हुए ही नवजागरण के लेखकों ने हिंदी में आलोचना की जरूरत को समझा। आलोचना की यही जरूरत इतिहास लेखन के लिए एक जमीन तैयार करती है। आचार्य शुक्ल जैसे आलोचकों का हिंदी साहित्य का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि साहित्य के इतिहास की अवधारणा सिर्फ जनता के चित्तवृत्ति का मसला नहीं है, बल्कि वह उससे भी ज्यादा उस जनता के समाज और देश का मामला है। शुक्ल जी का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति से जनता के देश के बीच जिस सेतु का निर्माण करता है, वही सेतु अपनी भाषा के साहित्य के साथ साथ देश और विदेश की तमाम भाषाओं के साहित्य के बीच भी एक सेतु का काम करता है। शुक्ल जी के इतिहास लेखन को आप देखें तो आप शिद्दत से महसूस करेंगे कि वह समकालीन स्वाधीनता आंदोलन की चेतना से प्रेरित होकर लिखा गया इतिहास है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने
जगह जगह कठोर टिप्पणियां की हैं। जैसे गारसादा तासी ने लिख दिया कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की जुबान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गारसादा तासी के इस बयान से किस कदर चिढ़े हुए हैं और किस कदर नाराज हैं, उनकी नाराजगी उनके इतिहास में कई जगहों पर दिखती है। वे लिखते हैं कि अगर शब्दावली की भिन्नता नहीं होती तो हिंदी और उर्दू का इतिहास एक होता। हमें आश्चर्य होता है और आश्चर्य होना चाहिए कि हिंदी उर्दू के विवाद के बीच हिंदी उर्दू के साझे इतिहास की जो कल्पना, जो जरूरत आचार्य रामचंद्र शुक्ल महसूस करते हैं, उसके बाद हिंदी में सिर्फ शमशेर बहादुर सिंह करते हैं। शमशेर जी ने लिखा है कि मैं हिंदी और उर्दू नावल का एक साझा इतिहास लिखना चाहता हूँ। शमशेर जी ने दूसरे कारणों से कहा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी उर्दू के बीच जो यह वक्तव्य है कि शब्दावली की भिन्नता नहीं होती, दोनों का इतिहास एक होता, वह ग्रियर्सन के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया है। वे यह बात दिगर है कि वे उर्दू के साहित्य को अपने साहित्य के इतिहास में कितनी जगह देते हैं, लेकिन उनका यह कहना एक विशेष संदेश रखता है। फिर दूसरी जगह वे कहते हैं कि फ्रांस में बैठे बैठे उन्होंने यह मान लिया और बता दिया कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की जुबान है। साहित्य के इतिहास और समाज के इतिहास के बीच के संबंधों पर विचार करें तो इसका प्रमाण भी शुक्ल जी के इतिहास में मौजूद है। इसके साथ ही यह बात विचारणीय है कि साहित्य का इतिहास लिखने के लिए किस तैयारी और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। आइए रिचर्ड्स की किताब को उसी साल पढ़कर गंभीरता पूर्वक विचार करना, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की सीमा को पहचानना शुक्ल जी की तैयारी के प्रमाण है। यह भी ध्यान देने लायक है कि जिस क्रोचे के बारे में अपने इतिहास की किताब में शुक्ल जी ने जो लिखा है, बाद में वही बात ग्रामसी लिखते हैं, जो एक जमाने में क्रोचे के शिष्य हुआ करते थे, बाद में विरोधी हुए। रही बात आत्मविश्वास की, तो अपने समय के प्रसिद्ध और प्रचलित राजनीतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक प्रतीक बन चुके कार्ल मार्क्स, गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर से शुक्ल जी तनिक आतंकित नहीं है, बल्कि इसके ठीक उलट तीनों के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं। शुक्ल जी के इतिहास लेखन की इस चर्चा का आशय यह है कि साहित्य का इतिहास एक विशेष सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति और प्रक्रिया का परिणाम होता है। एक तरह से देखें तो जिस तरह से महाकाव्य और उपन्यास दोनों अलग अलग दौर की साहित्यिक उपलब्धियां हैं, महाकाव्य के समय में साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, उसी तरह साहित्य का इतिहास उपन्यास के साथ ही संभव है। एक साहित्यिक विधा के रूप में भी साहित्य के इतिहास पर विचार होना चाहिए। नवजागरण की पृष्ठभूमि में, हिंदी नवजागरण की पृष्ठभूमि में जिस तरह से इतिहास बोध का विकास होता है, यह भी विचार का विषय है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने इतिहास तिमिर नाशक नाम से किताब लिखी। इतिहास के बारे में जितना अंधकार अब तक था, उस अंधकार को दूर करने का काम नवजागरण के लेखक करते हैं। भारतेंदु ने अकबर पर लेख लिखा और अकबर पर लेख लिखते हुए उन्होंने जिस इतिहास दृष्टि का परिचय दिया, उसका उपयोग बहुत बाद में, उपयोग उसे नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे इस बात को लेकर संदेह है कि नेहरू जी ने भारतेंदु को पढ़ा होगा, लेकिन नेहरू जी अपनी किताब में अकबर के बारे में जो राय रखते हैं वो लगभग उसी तरह की राय है जैसी राय भारतेंदु के यहाँ अकबर के बारे में दिखाई पड़ती है। जिस तरह से तारीफ की उन्होंने अकबर की। प्रोफेसर महेंद्र पांडे ने साहित्य के इतिहास को एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में विकसित करने की संभावना पर विचार करते हुए लिखा है कि साहित्य इतिहास को ऐतिहासिक आलोचना से स्वतंत्र
एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि रचना, रचनात्मक प्रवृत्तियों और कलात्मक बोध के उदय तथा द्वंद्वात्मक विकास को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में विवेचित किया जाए और इस विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक यथार्थ से विकास प्रक्रिया के संबंध की व्याख्या की जाए। इस विकास प्रक्रिया से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण और प्रभाव की व्याख्या करना भी इतिहासकार का काम है। आप याद करें हर्टमैन को लिखा कि साहित्य की रक्षा के लिए इतिहास कितना आवश्यक है। ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और आलोचनात्मक चेतना के संयोग को मैनेजर पांडे किसी भी साहित्यिक इतिहास की सफलता की पूंजी मानते हैं। इसी संयोग के कारण रामचंद्र शुक्ल का इतिहास एक क्लासिक कृति है, जबकि बाकी दूसरे इतिहास इसी संयोग के अभाव में उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए हैं। हिंदी में साहित्य के इतिहास की अवधारणा पर विचार करते हुए नामोर जी का यह कहना बिल्कुल ठीक लगता है कि इतिहास लिखने की ओर कोई जाति तभी प्रवृत्त होती है जब उसका ध्यान इतिहास के निर्माण की ओर जाता है। यह बात साहित्य के बारे में उतनी ही सच है जितनी जीवन के बारे में। हिंदी में आज इतिहास लिखने के लिए यदि विशेष उत्साह दिखाई पड़ रहा है तो यही समझा जाएगा कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद सारा भारत जिस प्रकार सभी क्षेत्रों में इतिहास निर्माण के लिए आकुल है, उसी प्रकार हिंदी के विद्वान एवं साहित्यकार भी अपना ऐतिहासिक दायित्व निभाने के लिए प्रयत्नशील हैं। पहले भी जब साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का सूत्रपात हुआ था तो संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास निर्माण के साथ ही यदि आरंभिक इतिहासकारों के इतिहासों के इतिहास में न जाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही लें, जो हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास माना जाता है, तो उसकी ऐतिहासिकता द्योतित करने के लिए उस युग का राष्ट्रीय आंदोलन समानांतर दिखाई पड़ेगा। राजनीतिक इतिहास ग्रंथों का सिलसिला भी उसी ऐतिहासिक दौर में जमा, परंतु शुक्ल जी के इतिहास के संदर्भ में जो सबसे प्रासंगिक तथ्य है वह यह है कि तत्कालीन रचनात्मक साहित्य की ऐतिहासिक क्रांति कविता और कथा साहित्य का नवीन सृजनात्मक प्रयत्न। साहित्य का वैसा इतिहास तभी संभव हुआ जब साहित्य रचना के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया, जब सच्चे अर्थों में इतिहास बना। नामवर जी के इस उदाहरण से स्पष्ट है कि इतिहास लेखन एक बहुत गंभीर और बड़ा दायित्व है, क्योंकि इतिहास की अवधारणा की समझ और साहित्य इतिहास लेखन की जरूरत सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि अपने समय और समाज के निर्माण की प्रक्रिया से आवश्यक रूप से जुड़ा होता है। मार्क्स ने भी इतिहास लेखन की सामाजिकता को दृष्टि में रखते हुए इतिहास को विज्ञान और वैज्ञानिक विचारधारा से जोड़ा था। साहित्य के इतिहास लेखन पर या यूं कहें कि साहित्य के इतिहास लेखन की अवधारणा पर विचार करते हुए नामूर्ति ने लिखा है, जिसे मैं नियामक घटना करना चाहता हूं, वह यह है कि इतिहास वही लिखता है और लिख सकता है सार्थक इतिहास जो इतिहास बनाने में योग दे। यदि आप स्वयं इतिहास से तटस्थ हों, आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उससे तटस्थ हों, तो आप साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते। अपने सामाजिक जीवन का इतिहास बनाने में यदि आप भूमिका अदा करेंगे और इस सामाजिक जीवन को बदलने में आज का साहित्य जो भूमिका अदा कर रहा है उससे आप संलग्न होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, तभी आप सार्थक इतिहास लेखन का कार्य कर सकेंगे। वरना आप एंटीक्वेरियन की तरह से काम करेंगे, आप एक अतीतवादी यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले होंगे। नामवर जी के इस महत्वपूर्ण उद्धरण के बाद हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि अस्मितामूलक विमर्श में शामिल लेखक और विचारक आज जब हिंदी साहित्य के इतिहास की अवधारणा पर सवाल उठा रहे हैं, तब भी यह बात उतनी ही विचारणीय है कि इतिहास सदैव अपने समय की आवश्यकता और उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही संभव होता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी साहित्य के जो इतिहास लिखे गए वे अपने समय की आवश्यकता और उपलब्ध सामग्री के आधार पर लिखे गए थे। जिन इतिहासकारों ने इन दोनों संभावनाओं का अधिकतम उपयोग किया
वे अपने समय के बड़े इतिहासकार माने गए। कार्ल मार्क्स ने एक जगह लिखा है कि कोई भी इतिहासकार उतना ही कपड़ा सिलेगा जितना कपड़ा उसे इतिहास उपलब्ध कराएगा। यही उन इतिहासकारों की सीमा भी है। अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की सीमाओं का आकलन होना चाहिए, जो सिर्फ उनकी शक्ति का मूल्यांकन करते हैं और सीमा का आकलन नहीं करते, वे भावी इतिहासों की भूमिका का आधार नहीं तैयार कर सकते। इसके ठीक उलट जो सिर्फ उनकी सीमाओं के आकलन तक सीमित रहते हैं, वे भी भावी इतिहास की संभावना को ठोस आधार नहीं प्रदान कर सकते। साहित्य के इतिहास की अवधारणा का जन्म और विकास किसी निर्वात में नहीं होता, बल्कि उसका सीधा संबंध इतिहास बोध, साहित्य बोध और जीवन बोध से होता है। कोई भी बेहतर इतिहास इन तीनों के सम्मिलित संयुक्त प्रक्रिया से ही संभव है।